ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज़ डॉक्टर लीगल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 जो कि डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो आर्टिकल 12 को अगर हम लोग रीड आउट करते हैं, आर्टिकल 12 goes like definition in this part. Unless the context otherwise requires, the state includes the government and the Parliament of India, and the government and the legislature of each of the states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. तो इस आर्टिकल से हम लोगों को ये पता चलता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है, लोकल अथॉरिटीज़ क्या हैं, अदर लोकल अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। सो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 12 में इंक्लूड होते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और स्टेट। आर्टिकल 12 ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज वी नो, जैसे कि हमें पता है कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर एंड तीसरा है जुडिशरी। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेचर को ही डिस्कस क्यों किया, जुडिशरी को क्यों नहीं? इसका डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? यूनियन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर with prime ministers are known as executive. स्टेट में गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। बेसिकली आप, जैसे कि हमें पता है कि भाई एग्जीक्यूटिव होते ही वो लोग हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, जो कि ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेजिस्लेचर की डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेचर वो होते हैं कि जो रूल्स फ्रेम करते हैं, जिनके पास रूल मेकिंग पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनियन में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स लेजिस्लेचर में आते हैं, और स्टेट में गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग को लेजिस्लेचर की अथॉरिटी होती है। तीसरा ऑर्गन जो कि है जुडिशरी। इसमें एक लीडिंग केस लॉ में ये कहा गया था, जब जुडिशरी का काम करती है, जब वो परफॉर्म करती है कोर्ट के ड्यूटीज़, तब वो एज अ स्टेट हम लोग उसे नहीं मानेंगे। लेकिन अगर जुडिशरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करती है, जैसे कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना मैजिस्ट्रेट के, जुडिशरी के, तब उसको हम लोग एज अ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मान सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लोकल अथॉरिटीज़ क्या हैं। लोकल अथॉरिटीज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, जिसमें डिफाइन किया गया है लोकल अथॉरिटीज़ को म्यूनिसिपल कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड अदर कमिटीज़। और अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे म्यूनिसिपल ऑफिस हो गया, कोई बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किसी म्यूनिसिपैलिटी का या फिर किसी सिटी का, वो लोकल अथॉरिटीज़ में आती हैं। सो ये हो गए तीन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट और डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का, जो कि 1954 में आया था। इस केस में ये कहा गया था कि भाई इस केस में अदर अथॉरिटीज़ का डेफिनेशन दिया गया था। इनमें एक वर्ड दिया गया था एजस्डम जनरिस का, जिसका मतलब होता है कि ऑफ द सेम काइंड। जैसे कि अगर कोई लोकल अथॉरिटीज़ है जिसका कि फंक्शन कोई लेजिस्लेटिव एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अकॉर्डिंग है, उसे अदर अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंगली ही माना जाएगा। सेकंड केस है उज्जम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई किसी फंक्शन का कोई कॉमन जीनस नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ एक स्टेट है? वेल बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड एजुकेशन, राइट। तो हम लोग अगर बेसिकली ये कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और उन लोगों मतलब वो सेल्फ फंडेड भी नहीं होते। तो इन देयर आर बेसिकली, अगर हम लोग केस लॉस की बात करें, तो आर डी शेट्टी के केस में 6 पैरामीटर्स दिए गए थे, जिसमें कि डिफाइन किया गया था कि भाई स्टेट कौन हो सकते हैं, और लोकल अथॉरिटीज़ या कोई अदर अथॉरिटीज़ जो होती हैं, क्या वो स्टेट का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है।
इसके लिए 6 पैरामीटर्स आर डी शेट्टी के केस में दिए गए थे, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तीसरा केस है राजस्थान इलेक्टोरल बोर्ड वर्सेस मोहन लाल का। इस केस में ये कहा गया था कि all bodies created by a statute on which powers are conferred to carry out government or quasi-government functions are administrative functions. बेसिकली इस केस को अगर हम लोग इलेबोरेट करते हैं तो इस केस में ये कहा गया था कि कोई भी बॉडी जो कि एक लॉ मेकिंग पावर से बनाई गई है और उसको पावर दिए गए हैं कि वो कोई गवर्नमेंट फंक्शन या फिर क्वासी गवर्नमेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम लोग स्टेट मानेंगे। फॉर एग्जांपल राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, क्योंकि उनके पास रूल मेकिंग पावर है, वो अपने आप ही परफॉर्म करते हैं। सो इसीलिए राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। फोर्थ केस है सुखदेव वर्सेस भगत राम का। इस केस में ये डिस्कस किया गया था LIC, IFC, ONGC ये सारी स्टेट हैं कि नहीं, क्योंकि ये लोग भी बहुत ही क्लोजली परफॉर्म करते हैं किसी गवर्नमेंट या सॉवरेन फंक्शन की तरफ, इसलिए ये भी एक स्टेट हैं, ये इस केस में कहा गया था। पांचवा केस है शुभजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। डिसाइडेड बाय सेम बेंच एंड सेम डे। बेसिकली ये सुखदेव वर्सेस भगत राम और शुभजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हैं वो सेम डे पे डिसाइड किए गए थे केसेस, और इस केस में ये डिसाइड किया गया था CSIR जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक क्रिएट किया गया बॉडी है, लेकिन वो स्टेट नहीं है क्योंकि ये इसका परफॉर्मेंस LIC, ONGC या IFC के अकॉर्डिंग नहीं है। सो बेसिकली इट इज़ नॉट अ स्टेट। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस। इस केस में कोर्ट ने 6 पैरामीटर्स दिए थे जिससे कि ये जान सकें कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वो स्टेट के फंक्शंस परफॉर्म कर रही है कि नहीं। पहला पॉइंट है द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग LIC की बात करें तो इसमें पूरा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का ही था, अनलेस अगर हम लोग रिसेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो LIC का IPO आने वाला है, तो उसमें हम लोग पब्लिक को ऑफर किया जाएगा कुछ शेयर्स, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब से पहले तक LIC पूरी ही गवर्नमेंट फंक्शंस करती थी क्योंकि इसके सारे शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ने ओन कर रखे थे। सेकेंड पॉइंट है वेदर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन। इस पॉइंट का सबसे ईजी सा मतलब यह है कि भाई अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या कोई सी भी बॉडी है, क्या वो अपने आप ही सारे फंक्शंस को चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, वो बॉन्ड कर पा रही है कि नहीं। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या लोकल अथॉरिटीज़ के लिए कि को डिटरमाइन करने के लिए वो वो स्टेट है कि वो स्टेट है कि नहीं। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल तीसरा पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है इन सिंपल वर्ड्स कंट्रोल इन द फाइनेंस और इट्स मैनेजमेंट एज वेल एज कंट्रोल इन द डिसीजन मेकिंग पावर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो उनके पास है, क्या वो अपने फाइनेंसेस रिलीज़ कर सकते हैं, क्या वो अपने मैनेजमेंट खुद के हिसाब से चला सकते हैं, और उनका डिसीजन मेकिंग पावर ऑटोनमस है कि नहीं। फोर्थ पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन इज ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन। सो बेसिकली गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड फेयर एंड इक्विटेबल मेजर्स ऑफ इक्विटी, राइट। तो इस फंक्शन का ये मतलब होता है कि भाई कॉर्पोरेशन जो है वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है कि नहीं। फॉर एग्जांपल LIC जैसे कि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, ONGC जो कि बिजली पैदा करता है, BSNL जो कि टेलीकम्युनिकेशन को देखता है। सो ये सारे ही क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग BSNL का एग्जांपल लेते हैं तो BSNL पहले एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हुआ करता था जो कि एक कॉर्पोरेशन बनाया गया बाद में। सिक्स पॉइंट इज एंजॉय मोनोपोली स्टेटस विच स्टेट्स कंफर्ट और इज प्रोटेक्टेड बाय इट। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका फंक्शन क्या है? टू सी दैट द फंक्शन द अदर कंपनीज आर नॉट the other companies are not providing monopoly. बेसिकली ये कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ये देखता है कि भाई जो दूसरी कंपनीज हैं वो कहीं किसी मतलब कोई बड़ी कंपनी है वो किसी छोटी कंपनीज को दबा तो नहीं रहा, कहीं वो उसका फेयर प्ले तो नहीं कर रहा, कहीं फेयर प्ले तो वायलेट नहीं हो रहा किसी का। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स का डिसीजन लिया था। देयरफॉर इस केस में ये भी कहा गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। सो लास्ट केस है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का। इसमें 7 जज की बेंच ने ये हेल्ड किया था कि द अल्टीमेट टेस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी वुड बी एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट वुड बी whether functionally, financially, and administratively the body was under the deep and pervasive control of the state. Basically, इस केस में यही डिसाइड किया गया था कि भाई ये जो 6 पॉइंट्स थे जो कि आर डी शेट्टी के केस में प्रोवाइड किया गया था, उसके अलावा जो कॉपरेशन है या जो कॉपरेशन है वो कैसे फंक्शन करता है फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, और उसमें डीप एंड पर्वेसिव कंट्रोल है कि नहीं। बस यही बेसिक डिसीजन है, या फिर यही बेसिक पॉइंट है कि ये बहुत ही क्रूशियल है टू नो वेदर द कॉपरेशन इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट और नॉट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल 12। और अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चंस या फिर कोई भी क्वेरीज हो, फील फ्री टू कमेंट एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल, बाय। हेलो लवली फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग आर्टिकल 12 जो कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। आर्टिकल 12 इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। बेसिकली जैसे कि हम सबको पता है कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट। पहला है एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो हम लोग अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर्स, वो सब इनके मेंबर्स होते हैं। और स्टेट की बात करें तो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर्स आर द रेस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। वैसे ही अगर हम यूनियन की बात करें लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंगली, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं यूनियन के, और स्टेट में गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी को क्यों एक स्टेट के बारे एज अ स्टेट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वाइल एक्टिंग जुडिशरी द जुडिशरी इज नॉट अ स्टेट बट जुडिशरी व्हेन परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, फॉर एग्जांपल व्हेन दे कंडक्ट एनी एग्जाम्स, देन दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेंबर ऑफ अ स्टेट। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि भाई जुडिशरी जब कोई एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगा या फिर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लेगा, उस फंक्शन को हम लोग एज अ स्टेट का फंक्शन मान सकते हैं, लेकिन जुडिशल फंक्शंस को हम लोग जुडिशरी के फंक्शंस नहीं मानते। वैसे ही देयर आर 6 केस लॉज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंगली। आर्टिकल 12 में एक अदर अथॉरिटीज़ का भी मेंशन किया गया है जो कि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि हमें पता नहीं लोकल अथॉरिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो जुडिशरी ने जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू 6 केसेस में बताया कि अदर लोकल अथॉरिटीज़ कौन हो सकते हैं। द फर्स्ट केस इज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, जो कि 1954 का केस है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो वर्ड है एडजस्टम जेनरिस, जिसका मतलब होता है कि ऑफ द सेम काइंड। बेसिकली अगर कोई यूनिवर्सिटी कोई काम कर रही है जो कि गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर
या फिर एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग है तो फिर उस अथॉरिटी को एज अ स्टेट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी को एज अ स्टेट कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम यही है कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, टू गिव बेटर एजुकेशन, फेयर एंड पार्शियलिटी से दूर रहना। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के काम नहीं होते हैं। तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन नहीं हो सकते, क्योंकि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड केस इज उज्जम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1961 का केस है। इस केस में ये कहा गया था, अगर कोई कॉमन जेनस के साथ काम नहीं करता है, बेसिकली कॉमन जेनस का मतलब क्या होगा इस केस में, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। जैसे कि कॉमन जेनस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ये होता है कि उन्हें फेयरली और पार्शियलिटी से दूर रहना पड़ता है, वो बायस नहीं हो सकते। दे हैव टू बी दे हैव टू बी यू नो they have to follow the principles of equity and justice, principles of check and balance। ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेचर जब लॉ फ्रेम करते हैं तब वो दिमाग में रखते हैं। वैसे ही तीसरा केस है राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इस केस में ये कहा गया था कि किसी ऑर्गन के पास या किसी कॉर्पोरेशन के पास अगर खुद की लॉ मेकिंग पावर है, जब लॉ मेकिंग पावर है तो वो एज अ स्टेट कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि राजस्थान इलेक्टोरल बोर्ड के पास खुद के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने का पावर था, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने का पावर था। इसलिए आरजे इलेक्टोरल बोर्ड को एज अ स्टेट घोषित किया गया। फोर्थ केस है सुखदेव वर्सेस भगत राम और फिफ्थ केस है शुभजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों का जजमेंट एक ही बेंच ने सेम डे पे दिया था। तो फर्स्ट केस सुखदेव वर्सेस भगत राम में ये कहा गया था LIC, IFC एंड ONGC, क्योंकि ये लोग ऑटोनोमस है और ये लोग अपने रूल्स खुद ही फॉलो करते हैं, खुद के एग्ज़ाम्स खुद कंडक्ट कराते हैं, इसलिए ये लोग एज अ स्टेट, ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्टेट कंसिडर की जाएगी। वेयर एज इन द केस ऑफ शुभजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया था CSIR, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कॉरपोरेशन थी, वो एज अ स्टेट नहीं परफॉर्म करता, क्योंकि उन लोगों का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो LIC, ONGC या IFC के अकॉर्डिंगली नहीं है। बेसिकली वो दोनों बहुत ही अलग तरीके से परफॉर्म करती है, इसलिए इस केस को ये कहा गया था कि CSIR एक स्टेट नहीं कंसिडर कर सकते। अब आते हैं केस RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 पॉइंट्स दिए थे, ताकि उन 6 पॉइंट्स में हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कैन बी अ स्टेट। पहला पॉइंट है द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली एक कॉर्पोरेशन अगर उसका पूरा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो वो एज अ स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन। इस पॉइंट का मतलब ये है पूरा कॉर्पोरेशन का जो एक्सपेंडिचर है, अगर वो कॉर्पोरेशन खुद के पैसों से ही खुद रन कर सकती है, खुद के खर्चे चला सकती है, खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, देन उस कॉर्पोरेशन को एज ए स्टेट घोषित किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल बहुत ही सिमिलर पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 के साथ। इसका मतलब ये होता है कि कंट्रोल इन द फाइनेंस और इट्स मैनेजमेंट एज वेल एज कंट्रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Fourth point is the function of the corporation is of public importance and closely related to government functions। कुछ कॉर्पोरेशंस होती हैं जैसे कि LIC, BSNL, इनकम टैक्स सर्विसेज, इंडियन रेलवेज। ये पब्लिक के लिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन पब्लिक इम्पोर्टेंस को वैल्यू करते हैं। बेसिकली दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ जनरल पीपल। पांचवा पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन। अगर हम लोग BSNL का एग्जांपल लेते हैं, पहले वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हुआ करता था, फिर वो एक कॉर्पोरेशन बना। सिक्स पॉइंट इज इंजॉयस मोनोपोली स्टेटस विद स्टेट कंफर्ट और इज प्रोटेक्टेड बाय इट। बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक स्टेट खुद का मोनोपोली स्टेटस
इंजॉय करता है, जो कि दिया गया है एक स्टेट के द्वारा। लास्ट केस इज प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। ये सेवन, इस केस को डिसाइड करने के लिए 7 जज का बेंच बैठा था, जिसका अल्टीमेट टेस्ट ये डिटरमाइन करता है कि भाई देयर वुड बी एन इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द स्टेट would be whether functionally, financially and administratively the body was under the deep and pervasive control of the state. तो बेसिकली इस केस में ये कहा गया कि भाई अगर अगर कोई कॉरपोरेशन आर डी शेट्टी के 6 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए और वो फंक्शन करता है फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत ही ऑटोनमस तरीके से, देन वो कॉरपोरेशन एज ए स्टेट कंसिडर की जाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जिसमें कि हम लोगों ने आर्टिकल 12 को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 13 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 5 डॉक्ट्रिन्स हैं। और हम लोगों की वीडियोस वीक में 2 टाइम आएंगी। फर्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे को पोस्ट की जाएंगी और सेकंड वीडियोस फ्राइडे और सैटरडे को। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, feel free to reach out in the comment box and stay well. All the best. Good day.